नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट का पार्ट 2। पार्ट 1 में समता का अधिकार पढ़ाया गया है। नहीं पढ़े हैं तो वहां जाकर के पढ़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 में। इस चीज़ को याद रखना है। तो आर्टिकल 19 देखिए। आर्टिकल 19 के तहत 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी मूल संविधान में। मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 19 उपखंड एफ, आर्टिकल 19 उपखंड एफ, आर्टिकल 19 सबसेक्शन एफ को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 19 एफ को, आर्टिकल 19 सबसेक्शन एफ को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार 2 जगह पे दिया गया था, आर्टिकल 19 एफ में और आर्टिकल 31 में। इन दोनों को हटा करके आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 एफ संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ये बात याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 19 एफ को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं बाकी जो 6 तरह की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत बच गए हैं उन्हें हम याद करते हैं। और ये 6 के 6 याद होना बहुत ही जरूरी है और जिस क्रम में दिया है इसी क्रम में याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 ए क्या बोलता है। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 ए क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता जब उसे पढ़ाने लगते हैं तो बोलते हैं कि सबसे पहले बोलते हैं कि बोलो बेटा ए, बोलो बेटा ए, बोलो बेटा ए। इससे बोलने की स्वतंत्रता, बोलो बेटा ए। तो 19 ए कैसे याद रहेगा? 19 ए बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 बी देखिए, आर्टिकल 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बी के तहत दिया गया। तो बी से बुलाना, बी से बुलाना, जब लोगों को बुलाओगे तब तो सभा करोगे, तब तो आंदोलन करोगे। तो बी से बुलाना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि आर्टिकल 19 बी के तहत लोगों को बुलाने का स्वतंत्रता दिया गया, सभा करने का स्वतंत्रता दिया गया है, आंदोलन करने का स्वतंत्रता दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 बी के तहत। आर्टिकल 19 बी, बी से बुलाना, बुलाओ, लोगों को बुलाओ। आर्टिकल 19 सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाना मतलब कोई संस्था बनाना, कोई ग्रुप बनाना। आर्टिकल 19 सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो देखिए, सी से एक वर्ड इंग्लिश में होता है कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITUE, कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, कोई संस्था कुछ बनाना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, सी से कॉन्स्टिट्यूट। तो 19 सी, सी से कॉन्स्टिट्यूट मतलब संघ बनाना, संस्था बनाना, कोई ग्रुप बनाना, ठीक है। तो 19 सी में हमें यह अधिकार मिला है कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ संघ बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, जैसे लेबर यूनियन, किसान यूनियन, फार्मर यूनियन, ठीक है। तो किसी भी तरीके की संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 19 सी में। आगे देखिए, 19 डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो डी से देखना, डी से देखना, जब आवागमन करेंगे, कहीं पे जाएंगे तब तो देखेंगे, कहीं जाएंगे तब तो कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम 19 डी से याद रखेंगे कि 19 डी से देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आएंगे जाएंगे तब तो वहाँ की चीज़ों को देखेंगे। तो आर्टिकल 19 डी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर के कुछ भी देख सकते हैं। 19 ई, आर्टिकल 19 ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 ई के तहत। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। ई, कहीं घूमने गए, कहीं मन लग गया तो बोलेंगे हम ई, ई जगह पे बसेंगे, ई जगह पे बसेंगे, ई जगह पे ही बसेंगे, ई जगह पे ही हम निवास करेंगे, ई जगह पे बस जाएंगे, ई जगह पे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 19 ई के तहत किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, कहीं पे भी बस सकते हैं। 19 ई, अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर।
ई के बाद एफ आना चाहिए था 19F, लेकिन 19F जो है इसको हटा दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया है। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। और एफ से क्या होता है? फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंस संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 19G कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जीने के लिए, किसी भी तरीके का व्यापार करने के लिए, कोई भी व्यापार करने के लिए हम आज़ाद हैं। हमें जो करने का मन करे, हमें जूता बनाने का मन करे जूता बनाए, टीचर बनने का मन करे टीचर बने, डॉक्टर बनने का मन करे डॉक्टर करें, समोसा पकोड़ा तलने का मन करे वो करें। मतलब जो चीज़ कर मन करे वो काम हम कर सकते हैं। जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल में ये हमें मिलता है अधिकार? 19G में, 19G, आर्टिकल 19G। तो जी से जीविका, जी से जीविका, जीविका चलाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, अपना जीविका किसी भी व्यापार से चला सकते हैं। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 19A, ए बोलो बेटा, ए बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता। 19B बुलाओ। 19C कॉन्स्टिट्यूट करने का, संघ बनाने का। 19D देश देखने का, आवागमन का अधिकार। 19E यही जगह पे बस जाने का अधिकार। ठीक है। 19G जीविका के लिए कोई भी व्यापार करने की आज़ादी। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19A में ही किया गया है। आर्टिकल 19A में बोलने की जो स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया गया है। समाचार पत्रों के, न्यूज़, टेलीविज़न न्यूज़ के जो स्वतंत्रता है वो किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 19A के तहत। आगे देखिए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी ने कुछ अपराध किया है तो उसके दोष को सिद्ध करने के लिए संविधान में कुछ संरक्षण दिया गया। तो आर्टिकल 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली बात ये कही गई है आर्टिकल 20 में कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, मतलब एक बार जो सजा दे दी वही सजा हो जाएगी। ये नहीं कि बार बार एक ही अपराध के लिए बार बार सजा दिया जाए। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। अब दूसरी बात में कहा गया कि अपराध करने के समय जो इंसान जिस समय जो अपराध किया है और उस समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा, ना कि कानून बनाने के बाद फिर उसे सजा देना है। नहीं, जिस समय वो अपराध किया और उस समय जो कानून मौजूद है उसी कानून के तहत उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तीसरी बात आर्टिकल 20 में ये कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी अपराधी को मजबूरन कोर्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि तुम कबूलो कि तुम अपराधी हो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से देख लीजिए आर्टिकल 20 के क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये कैसे याद रखेगा कि आर्टिकल 20 जो है वो अपराधियों से संबंधित है। आर्टिकल 20 देखिए 20 को 20 जब हम लिखते हैं तो 20 का मतलब समझते हैं, 20 मतलब जहर, 20 मतलब जहर। तो जहर आ गया तो इसे समझ जाइए कि कोई अपराधी जो है किसी को जहर दे के मार दिया तो वो अपराधी हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 20 याद रहेगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आगे देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता, प्राण का स्वतंत्रता और देह की स्वतंत्रता, मतलब हमारा शरीर स्वतंत्र है, हमारा प्राण जो है वो स्वतंत्र है, उसको संरक्षण मिलना चाहिए। हमारे प्राण को, मतलब हमारे जीवन को और हमारे बॉडी को संरक्षण दिया गया है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत हमारे प्राण को और हमारे देह को, हमारे बॉडी को संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है।
तो देखिए आर्टिकल 21 में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति का उसका प्राण छीनना है तो जो कानून की प्रक्रिया बनी है उसी प्रक्रिया से होते हुए उसे फांसी की सजा या उसके प्राणों को छीना जा सकता है। जैसे किसी अपराधी को यदि मृत्यु दंड मिलता है तो डायरेक्ट ये नहीं कि मृत्यु दंड की फैसला सुना दिया जाता है, उसको जो कानून की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पालन करने के बाद ही किसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा या फांसी पे चढ़ाया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है पर्सनल लिबर्टी। जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है, हंसने का, गाने का, इधर घूमने का, कुछ भी जो भी पर्सनल लिबर्टी होता है उसको भी यदि सरकार छीनना चाहती है, कोई छीनती है, तो वो किस तरीके से छीना जा सकता है? कानून की प्रक्रिया के माध्यम से। मतलब कि जो भी नियम कायदे हैं उसके अनुसार ही। जैसे किसी को जेल हो जाता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन गई, लेकिन यदि वो बाहर है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी। तो जेल के अंदर जा रहा है तो जेल के अंदर जाने का जो प्रोसेस है, जो कानून को पालन किया जाता है, उस कानून को पालन करके उसे अपराधी सिद्ध करके जो उसकी सजा होगी, सजा के तहत वो जेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि आर्टिकल 21 किस चीज़ को हमें देता है कि हमारे प्राण और हमारे देह की रक्षा करता है, आर्टिकल 21। इसलिए ये आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 जब इमरजेंसी लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, उस समय भी आर्टिकल 21 जो है ये खत्म नहीं होता। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 कभी भी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं। अब आगे देखिए, आर्टिकल 21 को टाइम टू टाइम बहुत ही इसका एनालिसिस किया जाता है, विवेचना किया जाता है और इससे कई सारी नई बातें निकल के आती है। जैसे आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व है, आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक सरकार का ये कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। आर्टिकल 21 के तहत सरकार को यह कहा गया है कि वह अपने नागरिकों को अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने, जब ऐसा कहा गया तो भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2020 पारित किया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2020 पारित किया और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एनजीटी टी से याद रखिएगा 10, मतलब कि 2010 में ये कानून आया, 2010 में एनजीटी बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। कब बना? 2010 में। और इसी टी से ये याद रखिएगा कि 10वां महीना में बना, 10th मंथ में बना। तो 10वां महीना कौन सा होता है? अक्टूबर। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, अक्टूबर 2010 में एनजीटी का गठन हुआ, एनजीटी का गठन हुआ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ। और ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का काम क्या है? ये हमारे पर्यावरण की देखरेख करता है। ये पर्यावरण के लिए एक तरह का कोर्ट है जो ये देखता रहता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे, ताकि उसमें जो जीने वाले इंसान हैं, जो लोग हैं, वो अच्छे से जी सकें और उनकी प्राण की रक्षा हो सके। जो संविधान में प्राण की रक्षा की बात कही गई है, तो उसके खातिर ये एनजीटी जो है वो हमारे पर्यावरण को अच्छा रखने का काम करती है। जहाँ कहीं भी पर्यावरण के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा होता है तो वहाँ ये सख्त निर्देश देती है और उस पर जुर्माना लगाने का काम करती है। कौन करती है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में गठित हुआ, अक्टूबर 2010 में। टी से याद रहेगा 2010, 10, टी से 10, टी से 10, टी से 10 और टी से 10 मतलब कि 10वां महीना में अक्टूबर। अक्टूबर क्या है? 10वां महीना है। तो अक्टूबर 2010 में एनजीटी का गठन हुआ, ये याद रखिएगा। अब देखिए, एनजीटी का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अलावा 4 अन्य पीठ हैं, 4 अन्य पीठ हैं, मतलब कि एनजीटी की जो बैठक है एक तो नई दिल्ली में होती है, इसके अलावा देश के 4 जगह पे और होती है। एक है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। तो ये याद हो जाना चाहिए कि एनजीटी 5 जगह बैठता है। हेडक्वार्टर एक नई दिल्ली है तो नई दिल्ली में बैठता है, फिर कहाँ बैठता है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में।
तो देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद कर सकते हैं। KBC के बारे में आप लोग जानते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। तो देखिए KBC जो करा रहा है वो क्या कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पुण्य का काम। तो पुण्य के काम से क्या, पुणे याद हो जाएगा। पुण्य के काम से क्या याद हो जाएगा, पुणे। और के से क्या हो जाएगा, कोलकाता। बी से भोपाल और सी से चेन्नई। के से कोलकाता, बी से भोपाल और सी से चेन्नई और पी से पुणे। KBC जो करा रहा है वो पुण्य का काम कर रहा है। KBC जो करा रहा है वो पुण्य का काम कर रहा है। के से कोलकाता, बी से भोपाल, सी से चेन्नई और पी से पुणे। तो इस तरीके से याद हो गया होगा कि NGT अक्टूबर 2010 में गठित हुआ और ये 5 जगह इसका मतलब कि बैठक होता है, पीठ बैठता है। एक तो हेड क्वार्टर नई दिल्ली में, इसके अलावा 4 और हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए, फिर आर्टिकल 21 को और विवेचना किया गया तो उससे निकल के आया कि लोगों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी के तहत आर्टिकल 21 का के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 21 का ये कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के, देखिए 5 साल का जब बच्चा होता है तो पढ़ने लायक हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया कि 6 साल से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को जो सरकार है, जो राज्य है, वो जैसा चाहे जैसे विधि बनाए इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क मतलब कि बिना कोई पैसा लिए 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इसीलिए गांव गांव 1 कमरे का या 2 कमरे का स्कूल का निर्माण हुआ और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और साथ ही खाने पीने के लिए भी कुछ दिया जाता है, कपड़े कॉपी किताब के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 21 क के तहत किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। ये जो आर्टिकल 21 का है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसी के जरिए आर्टिकल 21 का जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना है। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देना है ये किस संशोधन के तहत हुआ और कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। तो देखिए बच्चे लोग, कुछ जो छोटे छोटे जागरूक बच्चे थे, उन्होंने मांग करना स्टार्ट किया कि हमें शिक्षा दो, हमें शिक्षा दो, हमें शिक्षा दो, दो 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 दो, हमें शिक्षा दो 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 दो, ठीक है। 2 से क्या हो गया, 2002, हमें शिक्षा दो 2002। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन कैसे याद रखेगा, 86वां, तो कुछ बच्चे जो हैं वो प्यासी हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, प्यासी हैं, किसके लिए, शिक्षा के लिए। कुछ बच्चे इतने प्यासी हैं, 86 से हम क्या ही जोड़ेंगे, प्यासी, तो 86। तो कुछ बच्चे इतने प्यासी हैं कि कह रहे हैं कि हमको शिक्षा दो, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा दो 2002, कितने वर्षों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। अब आगे देखिए आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में जो गिरफ्तारी है और निरोध किया जाता है। निरोध करना मतलब नजरबंद करना, मतलब किसी ने कोई अपराध नहीं किया है फिर भी उसे कुछ समय के लिए पकड़ के रखा जाता है, उसी को निरोध कहते हैं। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिला है संविधान की ओर से। तो देखिए किस तरीके का संरक्षण मिला है, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको किस तरीके का अधिकार मिला है ये बताया गया है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में इस चीज को याद रखिएगा कि आर्टिकल 22 में कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भाई साहब बहुत अपराधी हैं, तो अपराध किए हैं, तो भाई साहब को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिला है, आर्टिकल 22, इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, यदि उसे पकड़ा गया है तो उसे 3 तरह का स्वतंत्रता मिलता है। पहला स्वतंत्रता कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पहला अधिकार यह है कि उसे ये जानने का हक है कि उसे पकड़ा गया है तो क्यों पकड़ा गया, ये कारण जानने का हक है। दूसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर
उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उससे मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना पड़ेगा, आने जाने के समय को छोड़कर। दूसरी बात ये कही गई कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी का मतलब कि जिसको पकड़ा गया है उसको पेश किया जाएगा, 24 घंटे आने जाने का समय छोड़ करके। तीसरी बात ये कहा गया है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मतलब उसे अपने पसंद के वकील से अपने केस में सलाह लेने का अधिकार है, या उससे केस लड़वाना चाहता है तो वो केस लड़वा सकता है। तो आर्टिकल 22 समझ में आए। आर्टिकल 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार हो जाने के बाद क्या अधिकार है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। किसे? जो गिरफ्तार हुआ है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 22 के तहत। अब देखिए निवारक निरोध। निवारक निरोध में क्या होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसे पुलिस को या प्रशासन को ये लग रहा है कि ये अपराध कर सकता है, तो उसको अपराधी बनने से रोकने के लिए उसे कुछ समय के लिए नज़रबंद कर सकता है, उसे पकड़ के रख सकता है और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए किस तरीके से है निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। निवारक निरोध में यही होता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं। निवारक निरोध का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। ये जो निवारक निरोध है ये राज्य की सुरक्षा के लिए, मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है तो उसे नज़रबंद किया जा सकता है। लोक व्यवस्था, जिस तरीके की प्रशासन व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था बना हुआ वो व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है यदि ऐसी आशंका हो कि उससे लोक व्यवस्था बिगड़ने वाली है। या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों, यदि भारत को किसी तरीके का उससे खतरा है लेकिन उसने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि उसे अपराधी ठहराया जाए, लेकिन ऐसी शंका है कि वो अपराध कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार करके मतलब उसे नज़रबंद किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होता है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो 3 बातें हो सकती हैं। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरोध कर सकती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ही उस व्यक्ति को नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद करने का मतलब होता है कि किसी घर में, किसी जगह पे आपको बिना कोई किसी तरीके का परेशानी में डाले हुए बस वहाँ पे सारी दुनिया से आपको काट देंगे। सारी दुनिया से काट देंगे कहने का मतलब कि दुनिया के कांटेक्ट में आप नहीं रहिएगा, ठीक है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना है, यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निरोध करना है, नज़रबंद करना है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। तो यदि 3 महीने से ज़्यादा उसी व्यक्ति को नज़रबंद करके रखना है, पकड़ के रखना है, तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक पकड़ के रख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया जाएगा उसको यह बताया जाएगा कि आपको किस आधार पे आपको नज़रबंद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। लेकिन यदि कुछ ऐसा तथ्य है कि वो तथ्य बताने से सीक्रेट खुल जाएगा या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे तथ्य को बताना जरूरी नहीं है, बस उसे नज़रबंद कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप यहाँ पे 3 महीने या जितने भी समय के लिए कहे 24 घंटे 2 दिन 3 दिन आप नज़रबंद रहेंगे। तीसरी बात यह है कि निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अव्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरी बात यह कहा गया है कि जिसे नज़रबंद किया गया है उसे आवेदन करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए जो वो अपना आवेदन करेगा, रिपोर्ट करेगा, उसके लिए उसे अवसर देना चाहिए।
तो आज समझ में आया ये बात। आर्टिकल 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, भाई साहब बहुत अपराधी किस्म के इंसान हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या संरक्षण मिला है ये पता होना चाहिए। जैसे निवारक निरोध में देखिए कि जब जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाया गया तो वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे उनको नज़रबंद कर दिया, उनको नज़रबंद किया गया कि ये कुछ ऐसी भड़काऊ बयान न दे दे जिससे कि वहाँ की जनता भड़क जाए। ठीक है, तो उनको नज़रबंद करके रखा गया था 2-3 महीने तक। ये भी देखने को आता है कि जब गांव में मुखिया का चुनाव होता है तो जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जो पुलिस है जिस दिन इलेक्शन होने वाला होता है उस दिन उसको पुलिस स्टेशन में बुला के वहीं पे बैठाए रखती है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, तो फिर उसे छोड़ा जाता है। तो ये भी क्या है, निवारक निरोध है। पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है ये इलेक्शन में धांधली करवा सकता है, अपराध कर सकता है, इसलिए अपराध को रोकने के लिए वो उसे नज़रबंद कर लेते हैं। आर्टिकल 22 क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखिए निवारक निरोध से संबंधित अब तक की बनाई गई विधियाँ। निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं, तो वो कानून देख लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कानून होते हैं निवारक निरोध से संबंधित कानून। पहला देखिए, निवारक निरोध अधिनियम 1950। निवारक निरोधक अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोधक अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इनका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा और अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जो निवारक निरोधक कानून आया वो निवारक निरोधक अधिनियम 1950 है। 26 फरवरी 1950 को इसको अधिनियम को पारित कर दिया गया और 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को इसे समाप्त हो जाना था। मतलब अगले ही साल समाप्त होना था, 1 साल में समाप्त होना था, लेकिन इसका जीवन काल जो है ये बढ़ाते रहा गया और 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को जाकर के अंतिम रूप से ये समाप्त हुआ। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा कानून बनाया जाता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसको मिसा कहा गया है, इसको मिसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट, कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म है। तो मिसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, तो हाँ, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के प्रतिकूल था और इसी कारण इसे अप्रैल 1979 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ये जो मीसा है ये इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था। ये भी बहुत खतरनाक कानून था, ठीक है। इसके आधार पे किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, नेशनल इमरजेंसी, उस समय जो विरोधी नेता थे उनको मीसा के तहत ही पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। आगे देखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे 2 वर्ष का कर दिया गया। अगला निवारक निरोधक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू कर दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। इसके तहत लोगों को निवारक निरोध कर दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता, पकड़ लिया जाता था। अगला है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। इसको कहते हैं टाडा। टाडा याद रखिएगा, टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। जो टाडा था वो सर्वाधिक प्रभावी, मतलब सबसे ज़्यादा इसका यूज किया गया और सबसे कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा के बाद आता है एक पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। पोटो जो था ये टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है।
पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 ईस्वी को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, ये जो पोटो कानून है ये भी बहुत खतरनाक कानून था। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था और उससे 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता था। लेकिन इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो अधिकार जो था वो भी 3 महीने बाद, 3 महीना से पहले आप नहीं कर सकते। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।